हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अचीवर्स। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया था कि मैं मैथ्स की क्लासेस लूँगा प्रैक्टिस सेशन की। तो लाइव सेशन नहीं अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि अभी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम रह रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए मैं अपलोड कर दे रहा हूँ कुछ वीडियोज़। तो मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन करने से पहले हम कुछ PYQs पे फोकस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम का आइडिया एटलीस्ट हो जाए कि यहाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक से रहेंगे। मिक्स्ड PYQs लेकर आया हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपके मतलब इस एग्ज़ाम में AIATC में आ चुके हैं। बाकी हम लोग तो भाई हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट हो चुके हैं, हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी की चीज़ें आप ब्लॉग में देख लीजिएगा और हॉस्टल का अलग से ब्लॉग में बना दूंगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो चलो फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है, व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। मतलब अगर ये एक्सिस में बनाऊँ तो X एक्सिस के साथ में ये जो वेक्टर है R, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो Y के साथ में कितना बना रहा होगा? 60 बना रहा होगा। अब जब हम लोग लिखते हैं किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों तो होते हैं। और जब हम उस वेक्टर को, ये मैंने 3D में लिखा है, वैसे यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है तो केवल 2D होगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा होगा। और जब हम इसका वेक्टर लिखने जाते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। अब अगर हमें इतनी नॉलेज है कि हाँ ये होता है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप, तो इस क्वेश्चन के लिए पेन को उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस खाली हमको पता होना चाहिए कि हाँ इसे बोलते हैं हम अपना वेक्टर R। अगर 3D में है तो यहीं पे क्या हो जाएगा? प्लस में कॉस गामा के कैप आ जाएगा। तो अब अल्फा हमको पता है, अल्फा क्या होता है? X एक्सिस के साथ में उस वेक्टर का कितना एंगल है? 30 डिग्री है। और बीटा क्या है? 60 डिग्री है। तो अगर मैं cos 30 पूछूं कितना होता है तो क्या होता है? √3/2, यानी कि √3/2 आई कैप प्लस में cos 60 कितना होता है? 1/2 जे कैप। तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर कर पाएंगे ऑप्शन 2, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, अगर आपको ये पता है कि हाँ ये वेक्टर होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हो आप लोग इसमें, या मे भी मुझसे मिस्टेक हो जाएगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो में सुधार कर दिया करूँगा। द वैल्यू ऑफ दिस जो भी दिया हुआ है, cos 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा। तो आप लोगों को पता होगा cos A प्लस बी और sin A प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है बस। तो cos A प्लस बी क्या होता है? cos A cos B यानी cos 45 cos थीटा इंटू में माइनस साइन A साइन B यानी कि साइन 45 इंटू में साइन थीटा। ये हो गया, माइनस लगा दो। फिर साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A cos B होता है, यानी कि साइन 45 इंटू में cos थीटा प्लस cos A साइन B यानी कि cos 45 इंटू में साइन थीटा। इसी को सॉल्व कर लेना है। cos 45 1/√2 इंटू में cos थीटा, ऐसे लिखा रहने दो। ये भी 1/√2 होता है तो 1/√2 इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, माइनस अंदर क्या बनेगा? 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। अब ये सब चीज़ें आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने एक बार इसको लिख दिया फॉर्मूले एज अ फॉर्मूला, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लिखिए। अगर जितने भी स्टेप्स आप अपने माइंड में काट सकते हो उतने स्टेप्स आप अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करो। तो ये कितना जाएगा जो भी है, इसको यहीं पे ऐसा ही रहेगा, 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, और हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। तो क्या कटेगा इसमें? 1/√2 cos थीटा 1/√2 cos थीटा कट जाएगा, और माइनस 1/√2 साइन थीटा की देख यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कितना जाएगा? माइनस 2/√2 साइन थीटा। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा, एक बच जाएगा, माइनस साथ में है
तो ऑप्शन नंबर 4, और केवल एक ही ऑप्शन है माइनस है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर सकते हैं कि 4 होगा। अब इसके आगे, इस वाली लाइन के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब फालतू का टाइम वेस्ट है वो। यहीं से दिख रहा है कि आंसर हमारा माइनस में आएगा, 4th ऑप्शन में ही केवल माइनस है। डन कर दो, आंसर टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम सेव करना है कि कैसे हर क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए अगर 30 सेकंड लग रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर आप उस क्वेश्चन को 20 सेकंड में कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए 10 सेकंड भी अगर सेव कर ले रहे हैं, तो 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 सेकंड आप सेव कर लिए, समझिए। 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपने 20 मिनट सेव कर लिया, जो कि आपको मतलब उन क्वेश्चंस में आप अपना इन्वेस्ट कर लेंगे टाइम, जो कि टफ थे, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो खाली क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम भी सेव करना है हमको, क्योंकि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स रहते हैं, और फिजिक्स और मैथ्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये जो इंटीग्रल है, ये देख के ही डर लग रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है नीचे 1 + x⁵, इसको हमें चेंज करना है। कैसे? 1 + x⁵, क्या मैं इसको 5/2 इंटू में 2 यानी कि स्क्वायर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर लिख दो ऐसे। ठीक, अब हमने इसको चेंज किया, अब हम पुट कर सकते हैं x⁵ 5/2 को हम t पुट कर सकते हैं, t या कुछ ही पुट कर लें। अब जितने स्टेप्स आप अपने माइंड में काट पाए उतने काट लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप अगर प्रॉपर करने बैठेंगे तो आपको मिनिमम 2 मिनट लग जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे, 5/2 x⁵3/2 dx = dt आ जाएगा, यानी कि x⁵3/2 dx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2/5 dt से। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने पे क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 में बाहर कर दे रहा हूँ, और x⁵3/2 dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, और अपॉन में √1 + t²। अब सबको पता चल गया होगा कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ इधर फॉर्मूला। आप लोगों को अच्छे से रटना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने एक चार्ट दिया है ग्रुप में, मतलब हर एक टॉपिक का अलग अलग फॉर्मूला लिख के उसमें पूरा प्रॉपर मैंने हैंड रिटन नोट्स उसमें शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² dx = ये फॉर्मूला होता है log x + √x² + a² + c। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 2/5 log x की जगह पे यहाँ पे t है, प्लस √t², और a के प्लेस पे 1 है तो 1 लिख दो, +1। t की वैल्यू पुट कर दो, 2/5 log t हमारा क्या था? x⁵ 5/2 प्लस √x⁵ 5/2 + 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब अब ये भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग थोड़ा बहुत आगे आए और सॉल्व कर लिए, वही हमारा बस आंसर दिखने लगा। देखो यहीं से दिखने लगा आंसर। अब फॉर्मूले में माइनस तो होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन वैसे ही गया, और फॉर्मूले में x+ होता है तो ये भी फर्स्ट ऑप्शन भी गया। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा है जैसे कि जो फॉर्मूले में बन रहा है x + √x² + a²। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 3। ऐसे भी हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसके ऑप्शंस के थ्रू। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्लेन के ऐसे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करना है, इन चारों में से पुट कर देना है। जो सेटिस्फाई करेगा इन तीनों को वही हमारा आंसर हो जाएगा। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले पहला ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। तो x = यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y 10 है, और यहाँ पे 5 5 × 25 + 10 35। नहीं सेटिस्फाई किया पहले ही इक्वेशन को, तो पहला खल्लास गया, ये नहीं है। x = 5 रखो, यहाँ 15 हो जाएगा। x = 15 15 30 हो गया। z 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है पहले इक्वेशन को, लेकिन तीनों को करना चाहिए। अब दूसरा देखो, मतलब दूसरे में रखो, ये 10 हो जाएगा, और 15 × 2 30 और 10 कितना हो जाएगा?
30 और 10 40 हो गया, और जेड 0 है, हाँ तो दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाला। थर्ड पे देखो 5 + 15 20 और ये 0 है, हाँ भाई तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाला, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। बाकी के एक भी आंसर नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट होगा, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बस पुट करके आंसर देख लेना है, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। अब इसको सॉल्व करने कौन जाएगा भाई, सॉल्व करोगे कम से कम 5 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, तो एलिमिनेशन मेथड और जो भी लगाओगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मिनिमम 5 मिनट लग जाएंगे। और आप चाहो तो मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो इसको, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा उससे, क्रैमर्स रूल से। तो सबसे अच्छा है कि इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाँ अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसमें अल्फा और बीटा निकालना है। अब इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, क्रॉस का मेथड लगाएंगे और क्या करने जाएंगे, डिटरमिनेंट लगाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे, और जो भी हम लोग निकालते हैं वेक्टर का, वेक्टर मेथड से ए क्रॉस बी, वो निकालने के बाद फिर इक्वेशन बना के प्रॉपर सॉल्व करेंगे, और वो अपना 3 मिनट खराब करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका देखो, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन को करने में। और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हुए तो थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी रही तो आपको मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को करने में। देखो यहाँ जो भी लिखा होगा, अगर क्रॉस होके यानी कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर 0 वेक्टर आ रहा है यानी कि इनके बीच एंगल 0 है, एंगल 0 होने का मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ऐसा हम लिखते हैं ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यानी कि दूसरा जो वेक्टर होगा पहले वेक्टर का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। क्यों, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वेक्टर में ये लिखा हुआ है जो भी डिजिट्स दी हुई है हमको, और दूसरे वेक्टर में आई कैप की डिजिट हमको पता है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, और अल्फा और बीटा कोफिशिएंट हमको निकालना है। अब हम कंपेयर कर लेंगे इससे, इसी टाइप का तो होगा। अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ आई कैप क्या है, 1 है, यहाँ आई कैप क्या है, 2 है, यानी कि पहला वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स है दूसरे वेक्टर का, 2 टाइम्स द सेकेंड। क्यों, पहला वेक्टर जो है अगर हम इसको ए कैप बोल दें, वेक्टर ए बोल दें, दूसरे वेक्टर को वेक्टर बी बोल दें, तो जो वेक्टर बी है, जो वेक्टर ए है, जब हम बी को 2 टाइम्स कर देंगे तो मिल जाएगा। बस अब तो निकल गया सब कुछ। अब बताओ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे वेक्टर ए में 6 है, वेक्टर ए में 6 है, तो 6 कब आया होगा, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तब, यानी कि अल्फा की वैल्यू 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 खलास, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब 13 तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि 13 कहीं दिख ही नहीं रहा है, 27 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गया डायरेक्ट। मुश्किल से 20 से 25 मिनट एनालिसिस करने में लगेगा आपको, अगर आपको ये मेथड्स पता है, अगर आपको ये पता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होता है अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब उनको बीच का जो एंगल होता है 0 होता है, या तो फिर उसमें से कोई एक वेक्टर 0 हो। अब इसमें से एक भी वेक्टर 0 तो नहीं दिख रहा है, ये तो 0 है नहीं, ये भी 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है 1, तो 0 नहीं है, यानी कि एंगल 0 होगा, और एंगल अगर 0 होगा तो ऐसा सिनेरियो बनेगा, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और इससे हम कंपेयर करके अपना आंसर पा जाएंगे। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही दिमाग लगा के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ईजी है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी, जहाँ भी आई होता है वही माइनस होगा, बस केवल आई का कोफिशिएंट माइनस होगा, मतलब चेंज हो जाएगा साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड अगर ये है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा, -3i कैप प्लस 7, -3i कैप प्लस 7 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, विच हमको एक सेट ए दिया है, विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन द रिलेशन आर, और रिलेशन क्या कह रहा है कि ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो आओ चेक करते हैं, क्या 1 1 को डिवाइड कर रहा है, हाँ 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 3 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि ये तो पहले ही फॉलो नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन ही फॉलो नहीं कर रहा है रिलेशन को। सेकंड ऑप्शन अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ भी देखो 2 3 दिया हुआ है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है।
थर्ड ऑप्शन ये डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा। बस यही चेक करना है कि ए बी को डिवाइड करना चाहिए। ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन 3 में जितने भी पेयर्स हैं सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं। और इसमें भी देखो जहाँ जहाँ 2 3 मिल जाए वो डिवाइड नहीं कर रहा। वैसे देख लो 2 3 को कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो पहले ऑप्शन में भी 2 3 है, दूसरे ऑप्शन में भी 2 3 है, और फोर्थ ऑप्शन में भी 2 3 है, तो ये कट जाएगा, नहीं करेगा डिवाइड। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जहाँ भी 2 3 था वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो ए हैं वो बी को डिवाइड कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं होता है तो हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। देखो हमको 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो ऐसे 4 बॉक्स बना लो। बॉक्स में बनाओ, मतलब समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। अब अगर मैं पूछूं कि पहले बॉक्स में हम कितने नंबर्स रख सकते हैं, 1 to 9 है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहले बॉक्स में हमारे पास कितने चांस है, 9 चांस है, इनटू दूसरे बॉक्स में। अब पहला बॉक्स कोई ना कोई एक नंबर ले लिया होगा ना, तो दूसरे बॉक्स में केवल 8 चांस बचेंगे। ऐसे ही तीसरे बॉक्स में अब 2 नंबर्स चले गए, 7 चांस बचेंगे, और चौथे बॉक्स में 6 चांस बचेंगे। इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 जा 72 इंटू 42। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट से आंसर कर सकते हैं। 2 2 जा 4 आएगा यूनिट डिजिट पे 4, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट्स केवल 2 के सेम थे, बाकी सबके अलग थे, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे कहा होता कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो पहले प्लेस पे कितने चांसेस थे, 9, दूसरे पे भी 9 थे, तीसरे पे भी 9 थे, और चौथे पे भी 9 थे, यानी कि 9 की पावर 4 आंसर हमारा होता फिर। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड होता तो, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कि हम एक प्लेस पे केवल एक ही डिजिट रख सकते हैं, सारे डिजिट नहीं रख सकते। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ये एक यूनिट वेक्टर है, देन लैम्डा की वैल्यू, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, सेकंड वाले का कोफिशिएंट का भी स्क्वायर, यानी कि 2 लैम्डा का स्क्वायर करेंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ भी 4 लैम्डा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो अंडर रूट ऑफ आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इससे ईजी कोई हो नहीं सकता। डायरेक्ट भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कि 2 लैम्डा का स्क्वायर आएगा, और 2 लैम्डा का स्क्वायर आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 3 लैम्डा आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन 2 में। तो इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हाँ आप लोग चाहें तो उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो फैक्टर्स हैं, हमको पहले नीचे वाले जो भी हमको दिया रहता है पॉलिनोमियल, उसका फैक्टर करना पड़ता है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब अगर आप कुछ स्टेप्स अपने माइंड में कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 2x स्क्वायर 2 3 जा 6 होता है, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 फैक्टराइज तो हो गया। क्या बनेगा, 2x प्लस 3 बनेगा और x माइनस 1 बनेगा, ये फैक्टर बनेगा दोनों। यानी कि हमको किसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 1 में 2x प्लस 3 और x माइनस 1, ऐसे लिख लो, a/2x प्लस 3 प्लस में b/x माइनस 1। अब जब हमको a चाहिए तो a के नीचे जो भी लिखा हुआ वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, -3/2 आएगा। यानी कि इधर अगर मैं x इज इक्वल टू -3/2 रखूँ तो हमको a मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/, लेकिन इसको हटा देना है, इसको हटा देना है 2x प्लस 3 को, क्योंकि अगर यहाँ पे हम -3/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा के रखना है, यानी कि ओनली x माइनस 1 में रखना है। क्या, -3/2, 1 में -3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 में -5/2, तो मैं लिख दे रहा हूँ -2/5 डायरेक्ट। ठीक, ऐसे अगर मुझे b चाहिए तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसमें रखना है 2x प्लस 3 में b के नीचे जो भी था वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा b के लिए।
तो जब x इक्वल टू 1 निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू 3 5, 1/5 आ जाएगा हमारा b। तो यहाँ पे हमने जो भी पार्शियल फ्रैक्शन किया है यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर कितना जाएगा a के ऊपर, और 2x प्लस 3 के ऊपर कितना जाएगा a, यानी कि -2/5 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस b के ऊपर कितना जाएगा 1/5 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/5 और x माइनस 1। अब थोड़ा सा गेस करेंगे तो आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जहाँ 2x प्लस 1 है, अब इन दोनों का लॉग आएगा तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों का लॉग आएगा, लॉग 2x प्लस 3 और log x माइनस 1। लेकिन जब हम इसको पुट करेंगे कुछ तो 1/2 बाहर भी आ जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा उससे, थोड़ा बहुत आप दिमाग में कर सकते हैं। तो -1/5 ऐसा कुछ आएगा जब इसका इंटीग्रेशन निकालने जाएंगे हम, तब log 2x प्लस 3 और इसका तो प्लस में आएगा ही 1/5 log x माइनस 1। अब ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यानी कि x माइनस 1 ऊपर और 2x प्लस 3 नीचे और 1/5 बाहर। तो देखते हैं, x माइनस 1 ऊपर, 2x प्लस 3 नीचे, 1/5 बाहर, ऑप्शन नंबर 3 में है ऐसा। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही चला गया था, कहाँ, जब a और b हम निकाल लिए थे तभी ये a आया था और ये b आया था, क्योंकि 1/5 तो रुकेगा ही, 1/5 रुकेगा तो 1 और 2 में 1/5 है नहीं, कट जाएगा। अब इन दोनों देखो, दो ऑप्शन ऐसे दिए गए थे क्वेश्चन में कि दोनों एकदम सिमिलर थे, खाली ये कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, तो जिसके आगे माइनस होगा वो नीचे आ जाएगा। तो माइनस किसके आगे था, 2x प्लस 3 वाले के आगे था, तो वो नीचे रहेगा, तो नीचे इसी में है ऑप्शन नंबर 3 में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसमें आप थोड़ा बहुत, जैसे मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, आप लोग कुछ चीज़ अपने दिमाग पे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आगे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही इंटीरियर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। कितने लेटर्स फॉर्म होंगे और कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे सो दैट ऑल द वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, C है, M है, P है, T है और R है। और वोवेल्स कौन कौन से हैं, O है, U है और E है। 3 वोवेल्स हैं और 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे 5 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवेल्स हैं। तो इन वॉवेल्स को हम एक साथ रख लेंगे, तो जब इनको एक साथ रखेंगे तो ये एक यूनिट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि 1 ये है और 5 ये, टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक, टोटल हो गए 6। तो यहाँ पे कितनी यूनिट हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एक ये और 5 ये। तो इनको हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। इनटू में इन तीनों को हम आपस में तो मतलब चेंज कर सकते हैं ना, तो कितने वे से चेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से चेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, 6 जो भी फैक्टोरियल होगा वहाँ से 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 भी मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3 इंटू 2। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा 720, 720 इंटू में 6, 4320, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग अलग से भी जब क्वेश्चंस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम प्रॉपर इसको समझाएंगे। बाकी उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सोनेंट्स थे वो तो हैं ही, जो वॉवेल्स थे उनको एक यूनिट में एक डिब्बे में पैक कर दिया गया, तो वो डिब्बा सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है। तो ये 1 है और ये 5, यानी कि टोटल 6 हैं। और 6 लेटर्स को अगर हमें अरेंज करना है वर्ड फॉर्म करने के लिए, तो 6 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डिब्बे में अंदर हम 3 रखे हुए हैं, वो 3 को आपस में तो हम चेंज कर सकते हैं, कितने बेस से, 3 फैक्टोरियल बेस से। ये है अरेंजमेंट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंप्यूट द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट इफ द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि V दिया है। अब E क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, -dB/dr होता है। dr क्या है, एक वेक्टर है, कोई वेक्टर r = xi कैप प्लस yj कैप 2D में। तो दोनों इसके क्या नाम है, क्या निकालने हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट्स। तो कार्टेशियन कंपोनेंट मतलब कि x की डायरेक्शन में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, y डायरेक्शन में कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अगर हमको x डायरेक्शन में निकालना है Ex, तो क्या होगा,
माइनस डेल बी अपॉन में डेल एक्स। तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, वी क्या है, अब पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को आना चाहिए। वी क्या है, इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव, कि x के रिस्पेक्ट में केवल डेरिवेट करेंगे, बाकी जो भी होगा वो सब क्या कैसे ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ डेरिवेटिव होगा, माइनस बाहर रहने दो, और जब इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ केवल वाई स्क्वायर निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर। और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तो थर्ड में है और एक फर्स्ट में है, यानी कि सेकेंड वाला गया और कौन सा गया, सेकेंड वाला गया और फोर्थ वाला गया। ठीक, अब आते हैं वाई, हमें लगा था कि केवल एक निकालेंगे काम बन जाएगा, लेकिन काम नहीं बनेगा। माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई, तो माइनस डेल वाई डेल एक्स नहीं डेल वाई, और अंदर क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये कितना आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2xy माइनस में ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये माइनस यानी कि माइनस 2xy आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है, क्योंकि फर्स्ट में लिखा हुआ है 4xy, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसमें हमको दोनों निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस 2xy 3 बार आया है, तो अगर हम पहले y का निकालेंगे तब भी हमको माइनस 2xy देखने को मिलेगा, हमको x निकाल के चेक करना ही पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी टॉपिक का यूज यहाँ पे हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। और एक पॉइंट है जो कि 1,1,1 है, उससे ही पास हो रहा है। तो एक ऐसा प्लेन हमको बताना है, एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो आया है ना, मतलब ये बस केवल 22-25 सेकंड लगने वाला है। इसमें प्रॉपर करेंगे तो मतलब पूरा लिखना पड़ता है कि ये वाला लिखते हैं हम, प्लेन 6 को इधर ले आते हैं -6 करके, प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ, मतलब फर्स्ट प्लेन, मैं प्लेन को पी से अगर डिनोट करूँ तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन, P1 P2 कर दो, ठीक है। उसको हम फिर 0 करते हैं, फिर यहाँ से लैम्डा निकालते हैं इस पॉइंट को रख के, मतलब लगभग आपका लग जाएगा 5 मिनट लग जाएगा इसमें, 4 से 5 मिनट अगर प्रॉपर करेंगे तो। लेकिन अब देखो इसमें, मतलब इसने जो डबल आई ने जो क्वेश्चन दिया, इसमें दिमाग क्या लगाया है कि ये प्लेन 1,1,1 से पास हो रहा है। अब ये 4 प्लेन्स जो ऑप्शन में हमको दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, 1,1,1 इन चारों में रखेंगे, जिसमें वेरीफाई हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, और केवल एक में ही वेरीफाई हो रहा होगा, बाकी में नहीं हो रहा होगा। कैसे रखेंगे, आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इनके साथ में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बस इसका और जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो हम क्या रख दें, डायरेक्ट हम इसी के साथ में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है 1,1,1 ये एक्स वाई जेड की तो वैल्यू है, जब पुट करेंगे तो ये 1 यानी कि आई कैप प्लस 1 जे कैप यानी कि जे कैप प्लस 1 के कैप यानी कि के कैप, ये हमारा आ गया वेक्टर। यानी कि अगर ये इस पॉइंट से होकर जा रहा है तो हमने इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया पॉइंट का बस। अब ये पॉइंट जब हम इन चारों में रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, इसका और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस इसका और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस इसका और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यही तो करना है। तो यानी कि डायरेक्टली 1 1 1 सब में मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इससे कितना आएगा, 10 + 13 + 23 49 आएगा, पहला ऑप्शन नहीं है। इसमें कितना आएगा, 20 + 23 कितना हो जाएगा, 43 + 26 69, यही सही है। और तुम इसमें भी रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ तो 3 लास्ट में 6 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, और यहाँ भी 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। केवल सेकंड ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट आंसर। अब जिसको ये पता है कि हाँ इस पॉइंट से निकल रहा है, तो बस खाली 1 1 1 ये पॉइंट इसमें रख देना है, तो डायरेक्ट वो सेकंड ऑप्शन आंसर कर देगा। 20 सेकंड भी मुझे लग रहा है उसको नहीं लगने वाला है इसको सॉल्व करने में। और अगर प्रॉपर सॉल्व करने बैठोगे इस मेथड से पूरा, तो लगभग लग जाएगा आपको 4 मिनट, 3-4 मिनट तो आराम से चला जाएगा। तो डबल आई ऐसा क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, थोड़ा बहुत ट्रिक आपको पता है, तो आप जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
इसको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। इसमें क्या करना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं इसका फॉर्म कर दे रहा हूँ। इसमें जो ये लिखा हुआ है इसको टी पुट कर दो। 4x स्क्वायर प्लस 9 को अगर हम टी पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और मैं इस x क्यूब को लिख सकता हूँ x स्क्वायर इंटू में x, ठीक। तो यहाँ से मैं x dx निकालूंगा तो dt बाई 8 आएगा। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, लिमिट अभी हम निकाल रहे हैं, अभी नहीं रख रहे हैं, x dx कितना हो जाएगा, dt बाई 8, 1 बाई 8 को मैं बाहर कर दिया, ठीक, dt लिख दिया बगल में। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया t की पावर 3/2। और ऊपर क्या बनेगा, क्योंकि ऊपर अभी एक x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, t माइनस 9 अपॉन में 4। तो t माइनस 9 अपॉन में 4 ऐसा बनेगा। 4 भी बाहर ले आओ तो 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 9 अपॉन में t की पावर 3/2। अब t की पावर 3/2 इसको और थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट अभी लगा रहे हैं हम, t को जो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 1 है, 1 माइनस 3/2 t की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू टी की पावर माइनस 3/2 dt। अब लिमिट जब लगाएंगे तो 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो t कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 2। जब x इज इक्वल टू 3√3/2 रखेंगे तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3√3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27/4 प्लस में 9 ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 36, ठीक। तो ये आ गया 36। अब इसी को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इसको आपको सॉल्व ही करना होगा। मे बी इसका आंसर ऐसा कुछ है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि 32 आ रहा है नीचे तो 29 तो मतलब आने से रहा, लेकिन आ भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आ भी सकता है, तो थोड़ा बहुत ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन जहाँ तक मे बी इसका आंसर सेकंड वाला ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, सभी लोग कमेंट में आंसर लिखना कि इसका क्या आंसर आया है। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल दिस एंड दिस एट द सेंटर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। अब L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, ठीक। अगर L मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अब कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम है, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अगर L सेम हो जाएगा तो आप लोगों को पता होगा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ थीटा 1 अपॉन में थीटा 2 तो R2 अपॉन में R1 हो जाएगा, क्योंकि L सेम है। यानी कि अगर हमें रेडियस का क्या निकालना है, अगर हमको रेडियस का रेशियो निकालना है तो हम बस केवल उनके एंगल्स का रेशियो निकाल दें, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों सर्कल्स का रेडियस का रेशियो निकालना है। तो R1 पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, पहला सर्कल जो है उसका R1 है, दूसरे सर्कल का R2 है, यानी कि हमको R1 अपॉन R2 निकालना है। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 कितना है 120 है, अपॉन थीटा 1 कितना है 70 है, 12/7 आया। 12/7 मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके दिया गया है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/14 ऑप्शन फर्स्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही ईजी है, तो कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ जाएंगे आराम से इसको। ये भी आप लोग बिना देखे कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट पॉसिबल वन, कब पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x log x, एक मिनट इक्वल टू log x आएगा, मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, log x ही तो होता है। ये कब आएगा, कब पॉसिबल नहीं है बोल रहा है, तो x अगर हम 0 रख देंगे तो इधर अनडिफाइंड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो बिल्कुल ईजी है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ये कह रहा है x दिया है, y दिया है और dx अपॉन में dy निकालना है। तो पहले dx कैलकुलेट करते हैं। dx जो हम x है हमारा ये है, यहाँ पे हम करते हैं dx अपॉन dt निकालते हैं, कितना आएगा a1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, यही तो आएगा। और अगर मैं dy अपॉन dt निकालूंगा तो कितना आएगा a × 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ बस।
और अगर मैं इसको निकालूंगा तो a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, और अगर मैं इसको निकालूंगा तो a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 में टी स्क्वायर, ये तो बनेगा। अब अगर हमें चाहिए dx/dy, तो क्या करना पड़ेगा, dx/dt को dy/dt से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dx/dt कितना आया है, ये है, अपॉन में ये कर दो, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 में टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 में टी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इसको ऐसा नहीं करना है, इसको हमें करना कैसे है, इसके फॉर्म में लिखना है, x और y के फॉर्म में। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं x और y के फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 में t आएगा, और यहाँ से y कितना आएगा, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 में t आएगा, यही तो आएगा। अब बताओ ये कब आएगा, dx/dy हमारा ये आया, ये कब आएगा, जब मैं y को x से डिवाइड करूँगा या फिर x को y से। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि y को x से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, जिसमें कि y को x से डिवाइड किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल y/x इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल सोल्यूशन निकालने का है। चलो निकालते हैं जनरल सोल्यूशन। ये तो फैक्टराइज हो रहा है, आराम से फैक्टराइज कर लेंगे। साइन स्क्वायर x को मान लो, कुछ मान लो y मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3y² माइनस 7y प्लस 2। थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 और 1 7, 3y² माइनस 6y माइनस y प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो 3y एलसीएम कॉमन लूँगा तो यहाँ बन जाएगा y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लूँगा y माइनस 2, तो बनेगा y माइनस 2 और 3y माइनस 1। यहाँ से आएगा y इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा y इक्वल टू 1/3। y हमारा क्या है, साइन x है, तो साइन x इज इक्वल टू साइन 2, साइन 2 नहीं 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि साइन की कोई वैल्यू 2 हो जाए, साइन तो 1 से -1 के बीच में होती है, तो ये नहीं होगा। यहाँ कितना है, साइन x इज इक्वल टू 1/3, ये हो सकता है, 1/3 पॉसिबल है। अब आप लोगों को बताऊं, मैं तीनों को बता दे रहा हूँ साइन कॉस टैन का। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये होता है। अगर कॉस x इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अगर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, यही तो होता है तीनों का। अब अगर इन तीनों का यही होता है तो साइन का हमारे पास है, क्या आया है, साइन x इज इक्वल टू अल्फा, साइन अल्फा यानी कि साइन इनवर्स, एक मिनट, यहाँ पे कितना आया साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 1/3 आई है। तो अगर मैं x निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3 आएगा, ये तो आएगा साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से हमारा अल्फा कितना जाएगा, अगर मैं इस वाले केस के लिए पूछूं, इस वाले केस के लिए जो हमारा अल्फा है कितना है, साइन इनवर्स 1/3। अब तीनों में देखो साइन इनवर्स 1/3 सब में होगा, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है। देखो यानी कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो गया, क्योंकि ये साइन 1/3 लिखा है, साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। अब n π/2 तो होगा नहीं, ये तो होता नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। डायरेक्ट ऐसे आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते कि हाँ आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पीस। तो भाई कोई यहीं आंख मूंद के बता देगा, 36। ऐसे अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब कितने पॉसिबल, जैसे मान लो मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर कॉइन की बात कर रहा हूँ तो एक कॉइन टॉस करने पे कितने चांसेस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, एक काम देख लेंगे कितनी बार किए हैं वो पावर में आ जाएगा 3, 3 बार किए हैं तो 3 हो जाएगा, यानी कि 8 टोटल आउटकम्स होंगे। जैसे डाइस के केस में देखो, डाइस के केस में अगर एक डाइस थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 6 आउटकम्स होंगे ना। अब अगर 2 डाइस टॉस किए हैं तो पावर 2 लगा दो, जितनी बार किए हैं वो पावर लगा दो, 36।
3 डाइस टॉस कर रहा है, और टॉस नहीं थ्रो कर रहा है, तो 6 की पावर 3 2 1 6 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि एक बार का निकाल लो कितना होता है, उसी के पावर जितनी बार कर रहे हो पावर लगा दो, तो 36 यहाँ का आंसर हो जाएगा। शायद लास्ट का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं 1-2 वीडियो PYQs का और बनाऊंगा। अभी 19 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं, 50-60-70 क्वेश्चन जितने भी मिल पा रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं करवा दे रहा हूँ PYQs का। उसके बाद प्रॉपर चैप्टर वाइज मैं क्लासेस लूँगा, देखता हूँ, ट्राई करूँगा कि यहाँ लाइव क्लासेस ले पाऊँ। अभी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। बाकी आप लोगों को टाइम टू टाइम ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, यहाँ का सब कुछ मिलता रहेगा, मेस का खाना, हॉस्टल वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलता हूँ फिर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू।